हम ये समझते हैं कि गुरु बृहस्पति हैं क्या, क्योंकि जब तक हम गुरु बृहस्पति को नहीं समझेंगे हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या परिवर्तन लेकर आएंगे और वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। वो किन चीज़ों पर अपनी पकड़ रखेंगे और किन चीज़ों से हमें डरना चाहिए। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। गुरु बृहस्पति धर्म को स्थापना और स्थापित करने के लिए भी कारक माने गए हैं। गुरु बृहस्पति आपके जीवन के अंदर, अगर एक स्त्री की बात करूं तो पति पुत्र इन सब के साथ उनका रिलेशन जुड़ा होता है। उनके वैवाहिक जीवन का जो है स्तर जुड़ा होता है। विवाह के पश्चात उन्हें कैसा जीवन मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, क्या क्या सुख नहीं मिलेगा, किन चीज़ों का अभाव रहेगा, ये गुरु बृहस्पति से हम उनकी कुंडली से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। चूँकि मैंने आपको कहा कि गुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान देते हैं, तो गुरु बृहस्पति एक व्यक्ति की कुंडली में दूसरी भाषा को भी बताते हैं। ठीक है। अच्छा। एक व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी बोलता है, लेकिन अगर उसका बृहस्पति अच्छा है तो वो इंग्लिश भी उतनी अच्छी बोल लेगा। अच्छा। उसका कमांड इंग्लिश पे भी उतना ही अच्छा बाइलिंगुअल हो जाएगा। हाँ जी। अगर वो अपनी देसी भाषा बोलता है जहाँ जिस क्षेत्र से वो रहता है तो उसका बहुत अच्छा एक पकड़, एक बहुत अच्छा उसका शब्दों की डिक्शनरी उसके पास रहेगी, दूसरी भाषा की भी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दूसरी भाषा में भी बहुत पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ा लेता है अपने आप को। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छा मैनेजर होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। अब जब हम यहाँ पर बात मैनेजमेंट की करते हैं तो नेचुरल बात है कि गुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि कर्क में आए हैं 2 जून 2026 से, तो वो प्रकृति में भी मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उनको करेक्ट हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल करेंगे। और जहाँ उनको लग रहा है कि चीज़ें यहाँ खराब हैं, रफ हैं, यहाँ अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित करेंगे। जहाँ ऑलरेडी व्यवस्थित हैं, अच्छी हैं, स्मूथ हैं, वहाँ उसके ऊपर वो और अपना विकास प्रयास जो है आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि एआई सेक्टर के अंदर नए डेवलपमेंट और नए रिसर्च आने वाले सालों में आपको होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। हम भारत की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ से अंतरिक्ष की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नई रिसर्च हमारे सामने नजर आएगी। जिस तरह हमारे यहाँ से मंगलयान वाला जो हमारा काम हुआ था, उसी प्रकार कुछ नई चीज़ों पर, कुछ नई टेक्नोलॉजी पर हमारी तरफ से कार्य और ज़्यादा अच्छा किया जाएगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ हम नया और कुछ अलग होते हुए देखेंगे। कुछ नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स इस तरह से हमारे सामने आएंगे जो बड़ी बड़ी बीमारियों के रिसर्च करके उनकी दवाइयाँ, उनसे हमें छुटकारा पाने के लिए नए नए रास्ते, नए अलग तरीके से हमारे जीवन शैली को बदलने के नए हमें रूप दिखाएंगे। नेगेटिव क्या है, क्या चीज है जिस पर गुरु बृहस्पति अपना प्रभाव नकारात्मक दिखाएंगे? गुरु बृहस्पति आपके जीवन के अंदर इस समय विशेष पर अलग अलग देश विदेश से जुड़ने वाली बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियों पर अचानक से आर्थिक संकट लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक है। देखिए, मैं कल रात को एक रिसर्च कर रही थी, इसलिए मैं आपको एकदम ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप अलाउ करें तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, फोन से बिल्कुल, आपको बताती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आप हमारे लिए रिसर्च करके ले आई जो भी थोड़ा बहुत। गुरु जब भी अतिचारी हुए हैं और उसका हमारे साथ क्या प्रभाव आया है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। गुरु सबसे पहले अतिचारी हुए 75 से 77 के बीच, 2 साल तक। हाँ, हम तब से आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं। उससे भी पहले हुए, लेकिन मैं आपको 75 से बता रही हूँ। इस अवधि में आपातकाल लगा और राजनीतिक अशांति हुई। इस समय गुरु ने मीन, मेष और वृषभ राशि के मध्य अपनी गति परिवर्तन किए थे। उसके बाद 87 से 88 इस अवधि में आर्थिक परिवर्तन आए और अस्थिरताएं आई। उसके बाद 88 से 89 इसमें परमाणु परीक्षण हुए और कारगिल युद्ध की जो है नींव रखी गई। 98 होगा आपने, 98 99, हाँ आपने 89 बोल दिया। सॉरी, 98 से लेकर 99 के बीच परमाणु परीक्षण हुए और कारगिल युद्ध की नींव रखी गई। 2008 से 2010 इस समय मंदी को हमें देखना पड़ा, भयंकर मंदी। बिल्कुल। और आर्थिक पुनर्गठन हुआ। 2019 से 2021 के बीच में फिर यही हमारे गुरु जो हैं वो अतिचारी हुए
और इस समय एक बड़ी महामारी का हमको सामना करना पड़ा और एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों में आपने देखा कि लोग अचानक से इतना डर गए कि वो धर्म के प्रति जागरूक हो गए। ठीक है। और आप उसके बाद देखिए, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको अथाह की भीड़ मिलेगी। जो इंसान मिलेगा आपको अपने आप को स्पिरिचुअल ही दर्शाता हुआ मिलेगा। अब आया है 2026 से 2028, ये एक विशेष समय है। इस समय में युद्ध, बाहरी जो देश है उनके साथ हमारे संबंध, इन सब चीज़ों पर हमारा बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ने वाला है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं 2024 से कह रही हूँ कि 2027 बहुत ज़्यादा दिक्कत, परेशानी और पीड़ा लेकर आएगा। लेकिन चूँकि कर्क का गुरु आपके लिए इस समय ऐसे परिवर्तन करके जाएगा जिसके अंदर आप भारतवर्ष को अपने आप को संभलता हुआ और अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ ज़रूर पाएंगे। जो दुश्मन हैं वो यकायक खड़े हो जाएंगे। और हम ये मानते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आप इस वक्त पर ये देखेंगे कि एक ऐसा दोस्त दुश्मन के रूप में आएगा जो हमने कभी सोचा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस समय देखने को मिलेंगी। पर 2032 तक का जो आपने समय कहा, 2032 तक इंडिया विश्व गुरु बनेगा। गुरु बृहस्पति आपको आपकी नींव से जोड़ना बताता है। गुरु बृहस्पति आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देता, वो ये कहता है आपको खुद सॉल्यूशन मेकर बनना है। गुरु बृहस्पति आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि अगर परेशानी या कठिनाई आई है, एक कोई गुरु भी नहीं आपको ये कभी बोलेगा कि कोई परेशानी आई है, कोई कठिनाई आई है, ये लो मेरे से तुम जो है 50,000 रुपये ले जाओ और अपनी परेशानी को दूर कर लो। नहीं, वो आपको राह दिखाते हैं, वो आपको तरीका बताते हैं कि इस समय अपने आप को इस चीज़ के प्रति लगा दीजिए और इस कार्य को आपको करते रहना चाहिए, निरंतर रूप से प्रयास रहित रहना चाहिए और आपके पास 50,000 रुपये अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। गुरु ये आपको एक अपना आपके साथ में कनेक्शन आपको फील कराता है। गुरु आपको सही राह दिखाता है। भारत के अंदर एक सबसे नई चीज़ जो आप देखेंगे कि हमारा जो पुराना, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, गुरु बृहस्पति जो है ना वो जड़ है, पुराना है, वृद्ध है, ठीक है, प्राचीन है। आपकी एंटिक चीज़ें जो हैं वो गुरु है। ठीक है। तो जब आप उस चीज़ की बात करते हैं तो आज भी जितने एक जीवन को चलाने के लिए, नॉर्मल जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आज भी हमारे भारत का वातावरण, हमारा यहाँ का जो सिस्टम है वो और हमारा देश हर एक चीज़ आपको प्रदान समर्थ है। दूसरी, आपने शायद आज या कल ही एक न्यूज़ आ रही थी, शायद आपने देखा होगा कि एक अंडमान निकोबार शायद, वहाँ पर कुछ खुदाई की गई और समुद्र में से कुछ गैस निकली और वो गैस जो है उसमें आग लगाई गई, तो पता चला कि ये हमारा ईंधन का काम कर सकती है। तो देखिए, हमारे यहाँ अगर हम ये ना सोचकर कि हम भैया इंडियन ना बनकर हम अमेरिकन बन जाएं, अगर हम ये ना सोचकर हम वापस से अपने प्राचीन समय को याद करें और थोड़ा थोड़ा सब अपने जीवन शैली को थोड़ा सा प्राचीन तरीके से जीना चालू कर दें, अभाव थोड़ा सा चीज़ों में लाना चालू कर दीजिए। मत इतना घूमिए ना, घर के अंदर बैठिए, उच्च के गुरु का समय, घर में बैठकर जाप करिए, भगवान का स्मरण करिए। आप अपने घर में एक छोटे से शिवलिंग स्थापित करिए, रोजाना आप जो है उनके ऊपर अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए, माता रानी का स्मरण करिए, पाठ करिए। 20, 50, 100 लोग मोहल्ले के मिल जाइए, एक पूरे ब्लॉक के लोग मिल जाइए, अपार्टमेंट्स के लोग मिल जाइए, मंगलवार शनिवार बैठ के हनुमान चालीसा करिए ना। हमारे देश में आज भी देवताओं का वास है और आप यकीन मानिए यही चीज़ इस समय धर्म का पकड़ा हुआ हाथ ही भारत को वापस से उभारेगा और विश्व गुरु बनाएगा। और यही कारण होगा कि पूरा विश्व उनके आगे सर झुकाकर कहेगा कि जो हम नहीं कर पाए, सारे साधन, सारे विकास, सारी टेक्नोलॉजी होते हुए वो इंडिया ने अपने केवल सनातन धर्म के आधार पर कर दिखाया। इसमें एक सवाल मेरा आ रहा है मेरे दिमाग में, आपने कहा गुरु बेस्ट मैनेजर है जी। अव्यवस्थाएं हर सरकार में होती हैं जी, भारत में भी हैं जी।
तो क्या उन अव्यवस्थाओं को गुरु जब सही करेंगे तो कुर्सियां नहीं हिल जाएंगी इस देश की सत्ता पर बैठे हुए बिल्कुल लोगों की? हिलेंगी। वही मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल हिलेगी। मैं जानना चाहता हूँ क्या जो हमारे सर्वोच्च कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कार्यशैली में भी कुछ मैनेजमेंट आएगा कहीं गुरु का? निकालना पड़ेगा शायद। कहीं बहुत पीछे के पॉडकास्टों में मैंने बोला था कि एक कोई नया व्यक्ति अचानक से राजनीति में उभर कर आएगा और उसका वर्चस्व इतना बढ़ जाएगा कि लोग सोचेंगे अब इसको कैसे खत्म करा जाए, क्योंकि पुरानी जितने भी बैठे हुए पुराने क्या बोलते हैं मठाधीश जो होते हैं, मैं जी, शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो अब उनकी गद्दियां हिलती हुई दिखाई देंगी तो वो भय भी खाएंगे और डरेंगे भी। और देखिए गुरु भय भी देता है। अच्छा, गुरु आपको कहीं ना कहीं डर उत्पन्न करने का कार्य करता है, और डर किसको उत्पन्न होता है? जो पापी होता है। तो राजनीति की अगर मैं बात करूं तो मैं आपके सामने बहुत बड़ी भविष्यवाणियां कर रही हूं। राजनीतिक स्तर पर आंतरिक रूप से ही राजनीति में एक दूसरे के गले कटते हुए आपको नजर आएंगे। समझ गया। आपको राजनीतिक स्तर पर वो चीजें होती हुई नजर आएंगी जिसको लेकर अभी तक जैनजीज अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे, जिसे वो सत्य मान रहे थे। अब वो रावण साधु वेश में से वापस रावण रूप में आएगा। ओ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आप लोगों के सामने बहुत कुछ आने वाला है। और जो चीजें हम सोशल मीडिया, और देखिए लोग ये कहते हैं कि मीडिया पे ट्रस्ट खत्म हो रहा है। मीडिया नहीं, आप ये कहिए सोशल मीडिया पे ट्रस्ट खत्म हो रहा है। मीडिया आज से नहीं है, मीडिया तब से है जब देश आज़ाद हो रहा था। ठीक है। तब भी अखबारों के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा था। मीडिया वो भी थी, वो भी एक जरिया था लोग घर घर तक पहुंचने का। मीडिया आज भी अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा प्रयास कर रही है, बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम जब बात करते हैं सोशल मीडिया की तो वहां पर चीजों को परिवर्तित कर दिया जाता है। एक व्यक्ति अपने आप को पॉपुलर करने के लिए अपने ही 1000 अकाउंट्स बनाए बैठा है, जिसके अंदर वो पोस्टें डलवाता है जो उसको डलवानी है। बिल्कुल ठीक है। और जो उसके विरोध की पोस्टें हैं वो अकाउंट ही हैक होकर गायब हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। सच्चाई बोलना, इससे डर नहीं सकते ना, हम तो सच बोलेंगे। सच्चाई बोलने के लिए अब सोशल मीडिया इज नॉट एन प्लेटफॉर्म। फिर कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म है आपको लोगों को जागरूक करना। ठीक है। और जागरूक करने के लिए नए साधन और नए प्रसाधन हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे और उस पर कार्य करना पड़ेगा। भीड़ खड़ी होती है एक ऐसे साधु के सामने जहां वो आपको प्रवचन दे रहा है और उसको उस प्रवचन में कुछ भी नहीं आता। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर राम नाम का जाप रहा है, जिससे अगर आप सच में पूछ लें तो वो राम पर यकीन भी नहीं कर रहा। तो फिर गुरु कहाँ है? वही मैं पूछना चाह रहा था। मेरे कुछ सवाल हैं इसी में। अब गुरु उस चीज को क्लियर करेंगे। गुरु यहाँ है। कब तक कर देंगे? ये आप लगभग मान के चलिए 2029 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो। मैं 3 चीजें पूछ रहा हूँ आपसे। आपने आपकी पूरी बातचीत मैंने सुनी 10-15 मिनट की। 3 चीजें बताइए। गुरु का एआई से क्या रिलेशन, गुरु का आयुर्वेद से क्या रिलेशन, और फिर जब उधर एक तरफ साइंस एक तरफ आयुर्वेद, मतलब आप कह रही हैं कि जड़ में जाएंगे, जड़ मतलब आयुर्वेद, आप कह रही हैं कि साइंस मतलब हो सकता है गुरु वहाँ भी हो, कोई कनेक्शन हो, और तीसरी तरफ हमारा जेनजी बर्बाद हो रहा है, संस्कृति बर्बाद हो रही है, उसकी जेनजीज की प्रकृति बर्बाद हो रही है, जेनजीज पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। हमारे गुरु कहाँ हैं और वो कब तक इसको बदल देंगे? 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को आप कनेक्ट करके बताइए। बहुत सही। देखिए सबसे पहले आयुर्वेद तो आपने ही बता दिया कि आयुर्वेद की जड़ होती है वो सारी आपकी जड़ी बूटियां और हमारी बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी जड़ों से रिलेटेड हैं वो हमारे गुरु हैं। फिर मेडिकल लॉबी क्या करेगी? मेडिकल लॉबी जो अपना कार्य कर रही है वो तो अपना कार्य करती रहेगी, लेकिन लोग जो है वो ये समझ चुके हैं और समझ जाएंगे आने वाले समय में कि आप दवाइयों पर आश्रित होने की बजाय प्रकृति पर आश्रित हो जाइए। गुरु आपको प्रकृति से जोड़ता है। त्रिशला जी, मेरा सवाल इसलिए था, मैं एक एक करके सब पे सवाल भी पूछता रहूंगा आपसे, कि आयुर्वेद आज तक इंडिया में ऊपर क्यों नहीं आ पाया? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक लॉबी है। जिस जो रावण की बात कर रही है ना, जिस रावण की बात करें ना, वो रावण वहां भी है। तो मैं वो रावण तो फिर जगेगा ना, या वो रावण को गुरु बृहस्पति रोकेंगे? मुझे वो बताइए कैसे होगा।
उस रावण का कहीं ना कहीं अंत होगा होगा वो भी 2029 तक। बिल्कुल। मैं मान के चलूं कि मेडिकल लॉबी शांत होगी? देखिए, शांत तो नहीं होगी, क्योंकि आप तो यहाँ ये बात कहें कि अगर उन लोगों का बिजनेस हाथ से गया तो वो शांत बैठ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उनकी तो कमाई का बहुत बड़ा जरिया है ना। छीना जाएगा, कितने अनगिन छीना जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा, एक नए साधन और प्रसाधन के द्वारा लोगों को ये जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, और इसके लिए फिर एक नए राम की उत्पत्ति जरूर होगी। वो नया राम आज है मौजूद? बिल्कुल मौजूद है। आप नाम तो बताएंगे नहीं। चलिए अब एआई पे बात करते हैं तब। जी, एआई का गुरु से क्या कनेक्शन है, साइंस का? मैंने जैसे आपको बताया कि गुरु जो है वो दूसरी भाषा, कुछ नया, कुछ एडवांस्ड विकास, किसी भी चीज को नए तरीके से प्रेजेंट करना। क्योंकि वो बहुत अच्छे मैनेजर है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप गुरु से ये कहेंगे कि केवल क्या किताबों तक ही गुरु सिमट के रह गए, नहीं, गुरु स्मार्टफोन्स पर भी आ गए हैं। गुरु घर घर के मंदिरों में भी पहुंच गए हैं, जबकि हिसाब से तो गुरु के हिसाब से आपके क्षेत्र में एक मंदिर होना चाहिए था, उस मंदिर की परछाई आपके घर तक नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल चीजें विकसित हुई और घर घर में एक कोना बन गया नॉर्थ ईस्ट का, जिसके अंदर भगवान स्थापित हो गए। तो गुरु ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विकास तो किया कि एक जुड़ाव के लिए ही सही इंसान जो है ईश्वर के साथ अपने घर में कनेक्ट रहता है। पर वो परछाई सही थी कि परछाई नहीं पड़नी चाहिए, या मंदिर सही? हिसाब से तो वही सही था। अभी भी वही सही है? अभी भी वही सही है। ठीक है, हिसाब से तो वही है कि मतलब जो अभी घर के अंदर गुम्बद का आपके घर पे परछाई, या आप जिधर रहते हैं उस पर परछाई नहीं आनी चाहिए। मतलब सच यही है ना? बिल्कुल सच यही है। घर में मंदिर ना बनाए ना? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। घर में मंदिर तब बनाना चाहिए जब आप उसको उस तरीके से पूर्ण रूप से अपना संभाल सके, सेवा कर सके उस तरह से। अगर आप नहीं कर सकते हैं, पता लगा महीने में एक दिन सफाई हो रही है एक संडे पे, तो फिर ऐसा मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। तो वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है। पर लोगों ने उस चीज को एक अलग ज्ञान के रूप में ले लिया कि नहीं भाई, हम सुबह अगरबत्ती लगा के जाते हैं, हम खुश है कि हमें इस चीज से आशीर्वाद मिल रहा है, और हम इतना ही कर सकते क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो इसको अगर एक पॉजिटिव वे में लूं, क्योंकि गुरु हमेशा एक पॉजिटिविटी दिखाता है, अगर एक पॉजिटिव वे में लूं तो गुरु ने कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व जिंदा रखा। ठीक है। तुम बिल्कुल ही खत्म कर दोगे और सामने भगवान होंगे ही नहीं, इससे अच्छा ही है चलो ठीक है, कम से कम आते जाते हाथ तो जोड़ोगे। ठीक है जी। तो एआई क्या है? विकास है, एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद भी करेगी। ठीक है। केवल एआई, देखिए हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले निकल कर आता है, पॉजिटिविटी पर कोई काम नहीं करता। लेकिन एआई के बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं जो लोगों के सामने आएंगे और गुरु उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। अब तीसरा उसमें था जेनजी, प्रकृति से, संस्कृति से और हर तरीके से खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और ये पूरे देश के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि अगले डिजिटल इंडिया है। हाँ। तो जेनजीज पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। आप उनसे इमोशंस की बात मत करिए, आप उनसे फीलिंग्स की बात मत करिए, आप उनसे कमिटमेंट की बात मत करिए। वो एक ही तरह से सोता है, एक ही तरह से जागता है। पूरे दिन 24 घंटे के 18 घंटे उसके हाथ में फोन होना चाहिए, वो इतना एडिक्टेड हो चुका है। बाकी बचे समय में उसके हाथ में सिगरेट होनी चाहिए, गांजा होना चाहिए, दारू होनी चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए, पब्स होने चाहिए या दोस्त होने चाहिए। ये जेनजीज आज की डेट में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको किस रास्ते पर धकेला जा रहा है। थोड़े से जो समझदार हैं, जो थोड़ा सा इन चीज़ों की वैल्यू कर पा रहे हैं, जिनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी अच्छी है, वो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल उस पर निकल गए हैं, तो वहाँ भी बहुत गंद है। वहाँ आप देखिए कि जगह जगह इनके ठेकेदार बैठे हुए हैं जो इनको सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी संस्था, मैंने तो खैर बहुत बोला है उनके लिए, बड़ी धमकियाँ आई मुझे बड़ा तरीके से अलग अलग मेल्स और फोन्स आए कि अब घर से बाहर निकल के दिखा, ये ठीक है जो भी था। आप ये देखिए, इतनी बड़ी संस्था, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आज तक। उन्होंने अपने इतने पैसों में से, इतनी डोनेशन में से उन्होंने एक अस्पताल नहीं बनवाया इंडिया में। ठीक है। वृंदावन में लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ के 7 विशेष प्रभु कौन से हैं। वहाँ के मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनके बारे में नहीं पता।
आप उनसे कहिए वृंदावन क्या करने गए थे जी, हम तो फलाने मंदिर में गए थे। कौन सा मंदिर, कब बना, कौन था स्थापक, कैसे उसका वो हुआ, वो मंदिर कर क्या रहा है, उस मंदिर में आए पैसे का किसका जीवन सुधारने में सहयोग हो रहा है। कोई हॉस्पिटल है जो उस संस्था का है वहां पर? नहीं। कोई सड़क बनी? आज उस संस्था के पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे ना तो केवल उनके ही सहारे पर पूरा वृंदावन बदलाव कर सकता है। वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? मैं समझ गया, विदेश मंदिर जा रहा है। मंदिर कौन सा, वो तो मुझे समझ में आ गया, विदेश जा रहा है। और मैंने जब ये एक उस पे बोल दिया था, मैंने एक पॉडकास्ट पे ही बोला था कि आप अगर जाकर सर्च करेंगे आपको ये पता चलेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस समय इस संस्था की स्थापना हुई है उसी समय से इंडिया बहुत बड़ा गौ मांस का विक्रेता बन गया है। समझ गया मैं जिसकी बात कर रहे हैं, इस पे आरोप लगते रहे हैं। उस संस्था का सारा पैसा यहाँ नहीं रहता, उस संस्था का पैसा अकाउंट ही नहीं है यहाँ पे। क्यों सरकार उस पर कोई रोक क्यों नहीं लगाती? मंदिर यहाँ का, चढ़ावा यहाँ का, भक्त यहाँ का, भगवान यहाँ का, चढ़ावा किसी और का क्यों? उनके भगवान नहीं है, हमारे भगवान है। उनके भगवान तो चर्चों में बैठे हैं, वहां का पैसा यहाँ क्यों नहीं आता? पर यहीं का आदमी, आप जब उस मंदिर की बात कर रही हैं तो वो प्रभु यहीं के थे और यहीं से वहाँ गए, उनको कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई होगी ना, तभी जाके वहाँ स्थापना की ना। वहाँ से स्थापित होके तब यहाँ जाके आके प्रचार किया ना, पहले वहाँ स्थापित किया कहीं बाहर जाके। उनको यहाँ से बाहर क्यों जाना? अमेरिका गए। ठीक है, क्यों जाना पड़ा? यहाँ क्यों नहीं वो कर पाए? कोई कारण होगा, वो कारण आप बता दीजिए। देखिए यहाँ वो क्यों नहीं कर पाए या उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ अगर आज मैं एक मंदिर बनाने का सोचूं या आज मैं सोचूं कि मैं एक मंदिर स्थापित कर दूंगी, तो मुझे वहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल टैक्स भरना पड़ेगा। मुझे उन लोगों को उस चीज़ में बाकायदा शामिल करना पड़ेगा, उन लोगों की परमिशन चाहिए, पूरा साथ चाहिए, वरना उनकी इजाज़त के बिना मैं कुछ कर नहीं सकती। और अगर मैं विदेश जाकर वहाँ के लोगों को अपने साथ सम्मिलित करके वहाँ कोई काम करना चाहती हूँ तो वो बहुत सरलता से हो जाएगा। और अगर मैं विदेश में फेमस हो गई तो इंडिया के लोग तो पागलों की तरह मेरे साथ लगी जाएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ की एक मानसिकता बन चुकी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों का वो जो शुक्र का प्रभाव है ना सर, वो नहीं गया। वो आज भी आकर्षण अंग्रेजों का स्थापित है यहाँ पर। लेकिन उस संस्था की एक अच्छाई मैं बता दूं, मुझे जो फील होता है, कम से कम विदेशों में हमारे प्रभु प्रचारित तो हो गए, लोग उनकी पूजा तो करते हैं। हाँ, आपकी अलग बात है कि उसका पैसा नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन प्रचार प्रसार तो उनका खूब होगा, धर्म का प्रसार हुआ। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप जिस घर में रहते हैं आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में पॉजिटिविटी नहीं है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में पॉजिटिविटी नहीं है, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में पॉजिटिविटी नहीं है। अब मैं वो पॉजिटिविटी जाकर यहाँ से गोवा में स्थापित कर दूँ, आप कहेंगे मेरे पैरों तले तो ज़मीन नहीं है और तुम जो है वहाँ जाकर वो चीज़ें कर रहे हो। प्रभु यहाँ के, सनातन हमारा, सब कुछ हमारा। आज ऐसे तो विदेशों की जितनी भी रिसर्च है ना सर, वो सारी के सारे हमारे सनातन के उस पर ही निर्माण हो रही है। हमारे यहाँ पर वो सारे के सारे वैज्ञानिक आकर हमारे जगत गुरुओं से, हमारे धर्म के जितने भी संस्थापक हैं, हमारे जितने भी साधु संत हैं, उनके साथ बैठकर सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, बातें करते हैं और उन्हीं फॉर्मूलाज को लगा के नई एक रिसर्च करते हैं। दे नेवर सर्च एनीथिंग, दे ऑलवेज रिसर्च। वाई? क्योंकि सर्च तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उन चीज़ों को। ये तो बहुत बड़ा डिबेट का विषय, विडंबना है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हम जेंजिस पे बात कर रहे थे, हम भटक गए पर बात करें, भटकते यार, ये बहुत लंबा विषय है, लंबा विषय। इसमें फिर मेरे को एक एग्जांपल आ रहा था, एग्जांपल ये कि भाई गूगल का जो हेड है वो इंडियन है, अगर वो प्रचार, अगर आपके बेटे, मेरे बेटे का नाम अगर कोई जाके विदेशों में करे और पूरा देश, पूरी दुनिया उसको जाने, तो ये भी अच्छी बात है। वो मतलब अच्छा है, अलग डिबेट है ये। तो हम जेंजी पे वापस आते हैं। पर बात तो जेंजीज का मैं ऐसा मानती हूँ कि जेंजीज को जो है भटकाया बहुत जा रहा है, उन्हें बहुत गलत राह पर लेकर जाया जा रहा है। और गुरु कहाँ है यहाँ पे? गुरु की बात हो रही है। गुरु अब आएंगे यहाँ, अब क्या होगा? उन्हीं की बात कर साथ में गुरु अब यहाँ पर अपना रोल अदा करेंगे। क्योंकि देखिए गुरु अभी तक तो मिथुन में थे, मिथुन के अंदर ज्यादा अच्छा गुरु का नहीं माना जाता बैठना। अब वो अपनी उच्च राशि में आए तो वो अब इन्हीं जेंजीज के बीच में से इन्हीं जैसा कोई निकाल कर जो इनकी भाषा को इन्हीं की भाषा में समझा सके। आप और हम समझाने चलेंगे तो इन्हें क्या लगेगा, एक
जनरेशन जनरेशन गैप गैप है। है। हाँ। कि हम रोक रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में इन्हीं का कोई अपना निकलकर इनको अपने तरीके से चीजों को समझाएगा और इन्हें समझ में आएगी। आप देखिए ना, अभी इतनी बड़ी एक पार्टी बन गई एक जरा सी बात पर, कॉकरोच जनता पार्टी, एक जज साहब के स्टेटमेंट पे, और सारे जेनजीज को समझ में आ गया कि बात क्या हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसी ही चीजें हमें आने वाले समय में दिखेंगी। लेकिन ये तो अस्थिरता उत्पन्न करेंगे देश में। किसी भी चीज को आप जब मरम्मत करते हैं ना सर, तो थोड़ा सा तो हमें उसमें तोड़ा फोड़ी करनी बहुत जरूरी मतलब आप कह रहे हैं कि विकास का आधार विनाश होता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए एक छोटा सा ही सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, जी। काफ़ी देर से सुन रहे हैं। जी। गुरु के अगर कोई भी गुरु अतिचारी है, गुरु कर्क राशि में चले गए 2 जून के बाद, तो किसी के जीवन में लाइफ में खुशहाली रहे तो ऐसा कोई उपाय भी है आपके पास, कोई तरीका? आप देखिए, हल्दी के स्नान, पानी से स्नान करना चालू करिए। आप हल्दी का जो है तिलक अपनी नाभि, अपने मस्तिष्क पे लगाना चालू करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। गुरु हैं, यानी कि एक टीचर हैं, यानी कि आपके जीवन में जो भी आपको अच्छी सीख दे रहे हैं, जो भी आपको अच्छा सिखा रहे हैं, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बराबर के हैं, ये यहाँ पर मान्य नहीं है। गुरु का मतलब गुरु होता है, जहाँ से ज्ञान, सही शिक्षा, सही रास्ता मिलता है, वो गुरु है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान हमेशा करें जो आपसे उम्र में, ओहदे में, पद में, रिश्ते में, हर चीज़ में आपसे बड़ा हो। ऐसे व्यक्ति के सामने सर झुकाकर उसे नमस्कार ज़रूर करें। देखिए, पैर छूना तो जेनजीज को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके पैर तो घुटनों तक ही होते हैं, उससे नीचे नहीं होते। पर चलिए, आप वो भी मत करिए। हम तो कहते हैं आप नमस्कार ही कर लीजिए। अपनी दोनों तरह की, एक तरफ आपकी इधर की इंद्रियां हैं और एक तरफ इधर की आपकी शक्तियां हैं, दोनों को आप जो है एक साथ जोड़ लीजिए और सामने वाले को नमस्कार कर लीजिए। ये समय ऐसा है जिसमें आपको जितना ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और हर व्यक्ति ये सोच ले कि ये हमारे जीवन का इस समय सबसे बड़ा पुण्य है। लाख मंत्र करने से अच्छा एक पेड़ लगाओ। ऐसा है? बिल्कुल है। मतलब क्या ये ज्योतिष शास्त्र में कहीं लिखा हुआ? बिल्कुल जी, 101%। मंत्र से, लाख मंत्र से एक पेड़। किसी को जीवन देना, इससे बढ़कर ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न किसी चीज से नहीं हो सकते, और खास करके प्रकृति। अब आप इस चीज को समझिए। गुरु बृहस्पति किनका रूप माने जाते हैं? भगवान विष्णु का। ठीक है, भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार लिया, तब उनकी एक पत्नी हुई जिनका नाम था भूमि। माँ भूमि, जो हमारी भूमि है, प्रकृति है, वो भी उनकी पत्नी है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तब भी भूमि माँ जो है वो अपना रूप लेकर उनकी पत्नी बन के आई थी, सत्यभामा। ठीक है। अच्छा। ठीक। अब अगर हम यहीं भगवान राम की बात करें तो माँ सीता का जन्म जमीन से। ठीक है। तो ये उनकी पत्नी है। आप उनकी पत्नी को जितना सजाएंगे, संवारेंगे, प्रभु नारायण उतने आपसे प्रसन्न होते चले जाएंगे। आप लाख मंत्र मत करिए, आप उनकी पत्नी को सजाने का काम कर लीजिए, आप प्रकृति को संवारने का काम कर लीजिए, उन्हें आप सही व्यवस्था से रखने का काम कर लीजिए। उसमें आप गंदगी ना फैलाइए। आप धार्मिक स्थानों पर जाकर बियर की बोतलें पी पी के वहाँ डालकर मत आइए। आप किसी भी धार्मिक स्थान पे 5 स्टार होटल छोड़कर धर्मशाला में रहना चालू कर दीजिए। वहां जाकर भी वैरायटी मत, भैया पनीर है क्या? आप ये सोचिए, जो मिल रहा है वो मुझे प्राप्त हो गया, बहुत बड़ी बात है। और जो मेरी कैपेबिलिटी थी पनीर खाने की, उतना मैं किसी एक भूखे को खिला देता हूँ। मैं इसी पेड़ पे आ जाऊंगा तो पेड़ पे भी फिर लंबी डिबेट नहीं, मैं इसको पॉडकास्ट को जिस तरफ चल रहे थे उधर लेके चलते हैं। पेड़ छोड़ देते हैं। आप लगाने की बात कर रही हैं ना, हजारों लाखों रोज कट रहे हैं। ठीक कट रहे हैं वो। तो आप खुद विनाश देख रहे हैं ना? हाँ, विनाश तो हो ही रहा है और आने वाले समय में वही सब देखने को मिलेगा। आप एक बात बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिमालय पे बैठकर साधना करी, जो ये कहलाता है कि भाई मैंने तो ना जाने कितने साल तपस्या करी हिमालय पे बैठकर, आज वो अरावलीज कटवा के वहां पर नए डेवलपर्स लेकर, नए बिल्डर्स लेकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ इससे बुरी व्यवस्था और क्या हो सकती है? अच्छा हिमालयन है।
सही बात है, ये सच है। जिसको प्रकृति प्रेम होगा वो तो कभी ऐसा नहीं करेगा। और जो सनातन से जुड़ा होगा उसको ये चीज़ पता होगी। सर मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, अगर एक अच्छा सनातनी है, एक सच्चा सनातनी है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे प्रकृति को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाना है। त्रिशला जी, मैं मानता हूँ कि कोई सनातनी नहीं है, सब राजनीतिज्ञ हैं। सिंपल सी बात है। सनातन तो ये एक राजनीति नहीं खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और सनातनी तो सिर्फ एक टूल है सनातन बिल्कुल लोगों के लिए। सही बात है। तो अब उसका हम आप कुछ नहीं कर सकते। गुरु जो बता रही हैं आप, समय के साथ चीज़ें सही होंगी, होनी है, वो होगी भी। तो मैं ये पूछ रहा था कि गुरु को लेके एक और आपने जो एग्जाम्पल दिया अपने रिसर्च में कि गुरु आते हैं तो महामारी आई कोविड की जैसी भयानक जी। तो अब फिर वही स्थिति बन रही है। तो क्या आप किसी महामारी को देख रही हैं 2027 में? या तो कोई बहुत बड़ी महामारी आएगी और या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक घटना घटेगी, आप जैसे बताएं। केदारनाथ हाँ। की हुई थी। अच्छा, इसी तरीके से कोई त्रासदी होगी। लोग इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं आजकल के, ऐसे हालात फिर बनेंगे, वो जो आपने एग्जाम्पल ये सर ये तो अफवाहें हैं, ये तो आपको हर 3 महीने बाद सुनाई देंगी। इन अफवाहों पे आप जाएं। विश्वास ना करें तो ज्यादा अच्छा। अफवाहों पे ना जाएं, अपना दिमाग लगाएं। आपने कहा कि कोई एक राम आएगा जो इसको बचाएगा रावण से। वो राम कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ है, ये जानना चाहूँगा। है तो हम ही में से कोई, और यही है, हमारे ही देश में है। उनका जो बैकग्राउंड रहेगा वो किसान परिवार से रहेंगे। अच्छा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। देखिए नाम और ये तो मैं आपको नहीं बता सकती जी, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं आपको यही बता दूं कि बहुत साधारण परिवार से, किसान बैकग्राउंड के परिवार से रहेंगे और ज़मीन से जुड़े हुए, और बहुत साधारण तरीके से अपनी बात को बहुत सरलता से लोगों के सामने रखेंगे जो लोगों को समझ आएगी। कोई साल प्रेडिक्शन कर सकती हैं किस साल तक 2027 अगस्त के आ जाएंगे? मतलब मोटा शनि को मोटा। मेष में आने दीजिए। लेकिन आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया, राम। राम स्वरूप कोई वजह है राम बोलने की वजह, या रावण बोल के राम बोल रही हैं? नहीं सर, राम इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उतनी ही सहजता, उतनी ही सरलता और उतना ही हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके चलने वाला व्यक्ति है। तो फिर राम राज्य भी आएगा भारत में? बिल्कुल आएगा, तभी विश्व गुरु बनेगा 2032 तक। अब हम थोड़ा बाजार के बारे में बात कर लें। जी हमारी जो शेयर बाजार है ना, उसकी हालत बहुत पतली हो रखी है, जी। क्योंकि बहुत सारे पैसे लोगों ने निकाल लिए। विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत धीरे धीरे घटता जा रहा है। हाल फिलहाल में अभी सरकार ने भी करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास के सोना को बेच दिया। क्या और हालत पतली होगी? आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? बिल्कुल पतली होगी। और अगर हम इसको लेके चलें मार्च 2027 तक के लिए तो स्थितियां बहुत डाउनफॉल की तरफ जाएंगी। और मैं तो यही कहूँगी कि इंस्टेंट मनी एकदम से रातों रात दोगुना चौगुना पैसा कमाने की जो लोगों की फितरत है, लालच, लत भी कह सकते। लत भी है, लत है, लालच है, वो उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको पॉडकास्ट के बहुत शुरू में कहा था कि आपको वापस से अपने रूट्स से जुड़ जाना है। आपका जीवन अगर बहुत नॉर्मल ट्रैक पे चल रहा है कि आपके पास में रोटी खाने के पैसे हैं, आपको नॉर्मल आपके जीवन चलाने के आपके पास पैसे हैं, तो आपको इन्हीं चीज़ों के अंदर अभी अपनी खुशियों को समेट के रखना चाहिए। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कौन सी बैंक वापस से कौन सा नीरव मोदी बना दे ये नहीं कह सकते। आपका पैसा बार बार कोई लेकर विदेश जाकर अपना रूप परिवर्तित करके इंडिया में आपके बीच में ही रह रहा है और आपको पता ही नहीं है। मतलब ऐसा भी है। आप ये दावा कर रही हैं कि नीरव मोदी इंडिया में रह रहा है? बिल्कुल जी, बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा है। तो ये जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं नहीं, लगा। ये समय सही नहीं है। सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इंस्टेंट मनी, अकस्मात रूप से रातों रात पैसा दुगना होने जैसी कोई स्कीम, कहीं पैसा इन्वेस्ट मत करिए। पैसे को थोड़ा सा जोड़ के रखिए, पैसे को सहेज के रखिए। जैसे घर के अंदर पहले ज़माने में पिग्गी बैंक्स, मिनी बैंक्स बनती थी। आप अपने एक बुरे वक्त के लिए या एक समय परिवर्तन के लिए वो पैसा अपने घर में थोड़ा थोड़ा स्टोर करके रखिए। बहुत ज़्यादा इंटरनेट, ऑनलाइन और इन चीज़ों का उपयोग आप अपना पूरा पैसा डाल के वहाँ मत करिए। अपने हाथ में कैश की व्यवस्था थोड़ी सी रखिए। इंटरनेट को लेकर के क्यों बहुत डराया जा रहा है कि इंटरनेट से क्या हो जाएगा? इंटरनेट से ऐसा सर, आपको मैं अगर सच बात बोलूं तो इंटरनेट आज की डेट में बहुत बड़ा दानव है। दानव है, बहुत बड़ा दानव है। एक रावण, अब दानव भी आ गए।
और इंटरनेट की ये स्थिति है कि अगर आप ये सोचे कि आप अपने ही घर में अपनी चार दीवारी में अपना दरवाज़ा बंद करके लॉक करके आप सेफ हैं, आप नहीं हैं, क्योंकि आपके हाथ में वो दानव है जो आपको एक पल के अंदर ख़त्म कर सकता है। आने वाले भविष्य में, हालांकि ये अभी बहुत लंबे समय की बात कर रही हूँ मैं, एकदम इंस्टेंट तो नहीं है ये चीज़ होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आप 10-12 साल बाद, लगभग मान लीजिए 12, फिर यही वाला स्थिति, यही वाला समय आएगा जब कर्क के गुरु आएंगे। अच्छा। 12 साल, लगभग 12-13 साल बाद की बात कर रही हूँ। तब आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें होंगी कि फ़ोन पर कोई कॉल करेगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब नहीं समझा। आपको किसी ने कॉल करा, आपने वो फ़ोन उठाया और आपका हार्ट काम करना बंद हो गया। फ़ोन की वजह से या जो उधर से फ़ोन किया उसकी वजह से? सर अब वो क्या निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त। मतलब वो रेज या टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी Yes. चीज। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि मारने की विधि वैसी आ जाएगी? यस, मैंने तभी दानव बोला सर, मैंने रावण नहीं बोला, मैंने दानव बोला। कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हो जो आपके हार्ट के सिस्टम को गड़बड़ कर। मतलब कोई हमारे किसी को हार्ट के इस- सिस्टम को तो बहुत चीज़ें वैसे भी खराब कर चुकी हैं। आप बहुत अजीब लगेगा और मेरे को मालूम है, मुझे बहुत सारे लोग इस पर कमेंट्स भी करेंगे, ट्रोल भी करेंगे, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं आप उनसे कभी पूछ कर देख लीजिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। जिस समय ये आया था, आपका कोरोना आया था, तब सबने बहुत इंसिस्ट किया था कि आप वैक्सीन लगवाइए, बिना वैक्सीन आप कहीं आ नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। मेरे यहाँ भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया गया, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई सब मुझे बोले कि तू पागल है, नहीं कर लगाएगी तो कैसे सर्वाइवल है ये वो। मैंने कहा देखो, आप किसी को भी, मेरे नियर डियर को अभी भी फ़ोन उठाकर पूछेंगे कि इसने कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, तो वो यही कहेंगे, ये हमें ये कहती थी कि ठाकुर जी ने मना कर दिया। और ठाकुर जी ने मुझसे यही कहा कि वैक्सीन अगर तूने लगवा ली तो मैं तेरा हार्ट फेल होने से नहीं बचा पाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा है जी, मैं पूजा में थी, मैं साधना में थी, मुझे उसके बाद उठकर जाना था वैक्सीन लगवाने के लिए, और मुझे यही आदेश आया कि अगर ये वैक्सीन लग गई तो मैं तेरा हार्ट फेल होने से नहीं बचा पाऊंगा। और मैं, आप लगा लीजिए, उस दिन मेरे घर में महासंग्राम हुआ है, मैं इतना लड़ी हूँ सबसे। मैंने बोला मेरे ठाकुर जी ने मना कर दिया, मौत आनी है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका आदेश आ गया, मैं उनका आदेश नहीं टालूंगी, मैं नहीं लगवा सकती। आप मेरे उस समय जो मेरे बहुत नियर डियर मेरे क्लाइंट्स थे, जिनसे मेरी बहुत बात होती थी, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य, किसी से भी आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि इन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, आपको यही जवाब मिलेगा कि इसके ठाकुर जी ने मना कर दिया। तो आज वो स्थिति आप अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। और अभी लास्ट मंथ की बात बता रही हूँ कि मेरे घर में ऐसे ही कुछ पार्टी थी, सब जने बैठे हुए थे, हम लोग आराम से बातें कर रहे थे, और उस बीच में मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बिल्कुल सही थी, हमें भी इसकी बात को मान लेना चाहिए। आपने ठाकुर जी की बात मानी, आप ठाकुर जी के उपासक हैं, तो आप काली की भी साधक होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि तो कृष्ण आपकी ही कृष्ण काली और है, काली हाँ, है कृष्ण। exactly। तो जब कृष्ण ने आपको इसके लिए रोका कि आप कोरोना वायरस नहीं लगाओ, तो कृष्ण ने आपको इसके लिए नहीं रोका कि आप किसी की बातों पर रिएक्ट मत करो? नहीं रोका? नहीं, मैं क्योंकि चुप ही थी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं चुप ही थी सर, मैं बहुत समय तक चुप थी। मैं एक समय तक इस चीज़ को चुप रहकर ही जो है बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा होता है ना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, अन्याय हो रहा होता है, आपकी सही बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा होता है, आप कह कुछ रहे होते हैं, लेकिन उस बात को सामने वाला इस तरीके से रखता है। जैसे सपोज करिए, अभी मैंने आपसे बात करी, मैंने आपसे बोला कि शुक्र एक लस्ट नहीं है, एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन नहीं है। शुक्र आपको असली प्यार देता है, आपको निर्मल कोमल एक ऐसे पवित्र प्रेम का एहसास दिलाता है, वो शुक्र है। मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अब उसमें से, मेरी बात में से ये निकाला गया कि शुक्र, लस्ट, ऑपोजिट सेक्स, ये वो 3 सेकंड को जोड़कर सामने वाले ने इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि आपकी सही बात, जो आप सही बात दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हो, आप सही चीज़ दुनिया को देना चाह रहे हो, वो चीज़ एकदम से बिल्कुल अलग ही रूप में पेश हो गई। ठीक है, कि आपने ये कहा कि महिलाओं को जो है, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स के ब्लड से ये टोटका कर लो, पति आपके वश में हो जाएगा। अब ये बात मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रही हूँ, इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि मैं बता रही हूँ कि आपको पीरियड के ब्लड से वशीकरण करना चाहिए। पूरे क्लिप सुनाइए,
पूरा वो 5 मिनट का क्लिप सुनाइए, उसमें आगे मैंने ये भी कहा है कि ये नहीं करना चाहिए, ये कॉज होता है सामने वाले की डेथ का, ये कॉज होता मैं है। समझ गया आपकी बात, मेरा सवाल ये नहीं है। त्रिशला जी, हमारे देश में अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, गोल्ड सिल्वर को लेकर के बहुत हाइप हुआ, ऊपर गया नीचे आया, कितने लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपए। अब क्या फ्यूचर दिखता है? गोल्ड अभी भी बढ़ेगा सर, बढ़ेगा लेकिन एक टाइम पर गिरेगा वापस से। तो हम ये मान के चलते हैं कि सितंबर तक थोड़ा सा हमको गोल्ड के मामले में इंक्रीमेंट दिखाई देगा, और उसके बाद में फिर गोल्ड हमको थोड़ा सा नीचे आता हुआ भी दिखेगा। अभी तो गोल्ड का देखिए सर, अगले साल जब तक आप ये मान के चलिए जुलाई तक थोड़ा सा आपको गोल्ड को लेके अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें दिखाई देंगी, और एज चांदी में भी एकदम से उछाल और एकदम से गिरावट आएगी। अभी गोल्ड को गुरु से जोड़ा जाता है ना, इसलिए मैंने पूछा, गुरु का कार चल रहा है, तिचारी है इसलिए। किसी ग्लोबल लीडर्स के बारे में कुछ आप बता सकती हैं? दुनिया में कुछ खतरा, कुछ बहुत सारे हालात बने किसी नेता का नाम अगर आप लें, किसी का तो नाम लीजिए। सर नाम नहीं लेंगे। हमारे पेज पे आपने एक बार भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है लेना। लेकिन अगर ग्लोबल उसकी बात करूं तो मैं आपको बता दूं, आपको मुसलमानों के कुछ देशों से ऐसी अप्रिय घटनाएं, हमारे लिए तो अप्रिय प्रिय पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ वहाँ से कुछ उनके बड़े नेताओं की कुछ खबरें मिल सकती हैं हमें। और जो अभी हिटलर बने बैठे हैं पूरे विश्व में, उन्हें लेकर भी कुछ चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आएंगी जो उनके लिए दिक्कत पैदा करें। कब तक? सर टाइम यही है आपके पास, दिसंबर तक। इसी दिसंबर तक? जी, मतलब वही नवंबर या दिसंबर आप मान लो। हाँ, नवंबर दिसंबर में, नवंबर में ही चुनाव है, मिड टर्म चुनाव है, और नवंबर में अमेरिका में। अच्छा, जो हिटलर बने बैठे दुनिया को, उनकी देश की करेंसी बहुत रुला रही है भारत को आजकल, रुपए को, उसका क्या फ्यूचर दिखता है? रुपया बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा। और आने वाले समय में डॉलर गिरेगा, सुधरेगा, मतलब स्थितियाँ। जी। लेकिन हमारे देश में कुछ चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से लोग रील्स में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत जो है इसको बहुत लोगों ने ऐसा समझ लिया कि बहुत इंस्टेंट मनी कमाने का एक जरिया है, ऐसा वो हो गया है। बट अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें तो उनको थोड़ा सा इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्हें पॉलिटिकल चीज़ों पर बात चर्चाएं सुननी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, और थोड़ा सा विदेश यात्राओं पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। जरूरी है, मतलब विदेश यात्रा कम करें, बहुत जरूरी है। मोदी जी ने कहा है तो लोग बहुत से कम कर देंगे, मानने वाले उनके लोग जो है। अब हम लोग त्रिशला जी एक फास्ट खुद फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे सर, खुद नहीं करेंगे ना, अभी तो घूम रहे थे। हाँ। अच्छा, एक सिंपल समझ, जो कॉकरोच जनता पार्टी है जी, वो क्या कुछ कर पाएगी कमाल इस देश में? राहु की पार्टी है, राहु के साथ ही उड़ के हवा में चूर हो जाएगी। वो तो देख के भी लगा था, कॉकरोच को लेकर तिलचट्टे बहुत आए थे वहाँ पे, उनकी बातें सुनोगे ना हैरान हो जाएगा, कुछ का कुछ बोल रहे थे सबके सब। एक्चुअली इसलिए सवाल, क्योंकि बगल का पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ जेंजी के ऐसी आंदोलन ने बहुत बवाल कर दिया, कोशिश बदल किया की गया सरकार। पर ये सक्सेस नहीं हुआ, और उसमें बहुत बाहर का फंड होता है, बाहर के लोग होते हैं तो सपोर्ट। जेंजीज का बवाल तो खान सर के पक्ष का अभी यहाँ भी बवाल कर रहा है, और आगे आने वाले समय में और भी करेगा ही। खान सर की मुश्किलें बढ़ेंगी क्या अभी? सर बिल्कुल बढ़ेंगी खान सर की मुश्किलें, जबकि वो तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे। अच्छे ही काम की तो कदर नहीं है इस देश में। हम एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड करते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल, क्योंकि मैंने जब सोचा था ये कि जब भी आपसे पहली बार मिलूंगा आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, ये हमारी पहली मुलाकात है। जी। आप इतना सज धज के रहती हैं जी, और जो आपका सिंदूर लगाने का तरीका है वो मतलब मैंने आज तक देखा ही नहीं कहीं, सिंदूर और आई थिंक शायद बिंदी भी। इसके पीछे कोई वजह है या ये आप शुरू से कर रही हैं या कोई और कोई आध्यात्मिक वजह क्या है? नहीं, आध्यात्मिक कोई वजह नहीं है। देखिए मैं आपको एक मैं चूंकि बहुत अलग माहौल में पल बढ़कर बड़ी हुई हूँ, और मेरे यहाँ बहुत आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड भी थोड़ा सा हमारे घर का माहौल रहा, कि जहाँ पर मेरे को अपने घर की जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं थी या मेरी जो चाची मामियाँ जो थीं, उनको मैंने हमेशा बहुत घूंघट में और उसी तरीके से ही देखा। तो मेरे यहाँ मतलब रिश्तों को लेकर बड़ी महत्वता है, जॉइंट फैमिली में रहना, जॉइंट में वो करना, और मतलब एक एक इंसान के चेहरे को देख देख कर काम करना, ऐसा माहौल मेरे यहाँ पर रहा।
और उसमें ऊपर से ज्योतिष का तड़का लग गया कि आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, आप इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी शादी से पहले मेरे बाबा ने मेरी मम्मी को कुछ कहा, क्या कहा मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि मेरी मदर ने वो चीज़ मुझसे आज तक शेयर नहीं करी। लेकिन वो एक समय आया कि मेरी माँ ने कुछ टाइम के लिए ना, मेरी मम्मी बड़ी सजी धजी रहती हैं, बहुत कलरफुल कपड़े पहनती हैं, उनको बड़ा शौक भी है सजने धजने का। तो मेरी मम्मी ने कुछ टाइम के लिए अपना श्रृंगार जो है वो एक तरीके से छोड़ दिया। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा भी, मैंने कहा मम्मी ये क्यों? तो बोले कि नहीं बस बाबा ने कहा था तेरे लिए कुछ करने को, तो मैं कर रही, क्योंकि मेरे बाबा बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, तो उन्होंने। अच्छा। तो जब मेरी मैरिज हुई, मेरी मम्मी ने वापस उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया, वो वैसे ही रहने लग गई जैसे पहले रहती थी। तो मुझे कहीं ना अपनी माँ की वो चीज़ें बहुत अंदर तक छू कर गई। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी माँ ने कुछ तो मेरे बाबा ने कहा होगा, और उसके लिए मेरी माँ ने मुझे श्रृंगार देने के लिए त्याग किया। तो मैं तब से मेरा ये था कि मैं कुछ चीज़ें मैंने कभी नहीं छोड़ी। जैसे अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं मेकअप रूम में जब तैयार हो रही थी, तो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मुझसे कह रही थी कि मैम क्या क्या चीज़ें एक सुहागन को ज़रूर पहननी चाहिए। तो मैं उनको वही समझा रही थी कि देखो, बिछिया, पायल, हाथ में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर, ये हर सुहागन को ज़रूर करना चाहिए। फिर कान में तो हम बालियाँ या जो भी पहनते हैं वो पहन ही लेते हैं, लेकिन ये आपका एक ट्रेडिशनल वो है। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न यही है, और मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। पर वो तरीका जो सिंदूर का है सर, ये तरीका इसलिए है क्योंकि आपने शायद देखा होगा हमारे राजस्थान के अंदर ना ऐसे बोरला पहनते हैं। अच्छा, हाँ पहनते हैं। आपने देखा होगा, हाँ, आगे की तरफ वो हमारे यहाँ एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो हम लोग वो पहनते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आपकी मांग का सिंदूर तो दिखता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर धागा आ जाता है, या आप घूंघट, क्योंकि मैंने तो इतना घूंघट करके भी काम किए हैं, तो वो सब छुप जाता था। तो उसमें क्या होता था, हम इस तरह सिंदूर लगा ले तो थोड़ा सिंदूर विजिबल रहता था। तो वो तब से ऐसे ही लगता आ रहा है। और आजकल मैंने देखा है लोगों को सिर्फ यहाँ एक डॉट ऐसे, वो भी नहीं रख रहे, बहुत वो दिखता नहीं है। वो बस एक नाम के लिए मैंने देखा। सर, अब वही वाली बात आ जाती है। देखिए, बहुत सौभाग्य से आपको एक सुहागन होने का सौभाग्य मिलता है। मतलब सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये मानती हूँ कि पति का सौभाग्य या उसकी लंबी आयु तो जो बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सौभाग्य से आपको सिंदूर प्राप्त होता है। हम माँ के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं। माँ शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, माँ शक्ति का सबसे बड़ा स्तोत्र है। हम उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं, तो आप समझिए कि वो एक शक्तिदायक तत्व है जो हम माँ को भेंट कर रहे होते हैं, और माँ सबसे ज़्यादा सिंदूर से प्रसन्न होती हैं। सिंदूर स्त्री के लिए भी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि स्त्री के पास भी बहुत शक्तियाँ हैं, और जब वो अपने माथे पर सिंदूर सजाती है तो उन शक्तियों को बैलेंस करने का, उनकी प्रोटेक्शन करने का कार्य जो है वो सिंदूर करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ये पार्ट है, जो हमारा यहाँ से, वैसे तो सर यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी थर्ड आई से, और यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि जो टिपिकली हमारे यहाँ सिंदूर लगाया जाता है वो यहाँ से और यहाँ तक लगाया जाता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी के ऑरा को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। पर फिर भी शायद बहुत लोग माने ना। अब ये तो लोग मानते नहीं है, लोग आजकल की जनरेशन चेंज हो रहे हैं और समझने भी लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक्चुअली सर, मैं आपको सच बात बताऊं, उन्हें समझाया भी नहीं जाता है ना, और भेड़ चाल बहुत है। एक लड़की ने ऐसे लगाया। हम आपसे तीसरा जी एक पॉडकास्ट इस पे भी करेंगे और इसको ज्योतिष से कनेक्ट करके सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सबका कनेक्शन, आपने जो पायल, बिछिया, सिंदूर, सबका कोई ना कोई कनेक्शन है। ऐसे तो बनाया नहीं गया। नहीं, अगर कोई रीति, कोई रिवाज बने हैं तो उसका कोई कनेक्शन होगा। बिल्कुल। हम कभी जरूर इस पे भी बात करेंगे आपसे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। और सिंदूर की जहाँ तक बात है त्रिशला जी, आजकल तो जो स्थितियां हो गई हैं कलयुग में कि बहुत सारी महिलाएं तो आइडेंटिफाई भी नहीं करवाना चाहती कि हम शादीशुदा हैं। हाँ, इसीलिए तो नहीं लगाती। सिंदूर की सबसे पहले निशानी तो कि आप मैरिड हैं। तो ये भी लोगों के अंदर सोच है। खैर, वो अपनी अपनी सोच है। मेरे 2 सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब दे दीजिए, फिर फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। मैं पूछना चाहता था, जिस तरह से ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है और इजराइल ने बहुत से मुस्लिम देशों पर अटैक भी किया, अभी भी चल रहा है, आप मुस्लिम देशों का फ्यूचर क्या देखती हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो देश हैं? अच्छा नहीं देख रही हूँ।
नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हानि होगी। हाँ। बहुत बड़े भारी नुकसानों से गुजरना पड़ेगा और अगर मैं कहूँ तो ये बहुत पिछड़ जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल है उससे भी दुनिया शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, जो उनकी कमाई का मेन जरिया था, तो वो भी आने वाले टाइम में कम होता दिखेगा। बिल्कुल कम होता दिखाई देगा। और एक सवाल और, अगले 5-6 साल में क्या किसी बड़े देश की इकॉनमी क्रैश होने की आशंका दिखती है आपको? बहुत ज़्यादा। और जिसमें अगर मैं आपको सबसे पहला और सबसे ऊपर नाम दूं तो मुझे 3 देश हैं जिनके साथ में ये ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। पहला है चाइना, दूसरा आप ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी, और तीसरा पाकिस्तान तो हमेशा से था ही इस कैटेगरी में, और ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। आप फास्ट फॉरवर्ड डाउन करते हैं, हम एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब होगा उसका। भारत के लिए सबसे खतरनाक देश कौन सा है? भारत के लिए इस समय सबसे खतरनाक देश जो है, मैंने जैसा आपको बोला था कि आपका दोस्त ही आपका दुश्मन बन के आपके सामने आएगा। आपने शुरू में बोला जी। कौन? तो आप नाम बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने सवाल यही किया। देखिए, नाम ना ही पूछे तो अच्छा रहेगा। नहीं, देश का नाम है, देश का नाम लेने से क्या दिक्कत है? मैं आदमी, इंसान, शख्स का नाम तो नहीं पूछ रहा। जापान की तरफ से इंडिया को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ओह, जापान ने हमारे आम अभी रिजेक्ट किए हैं। हाँ, रिजेक्ट किए हैं बहुत सारे। कल ही। 2032 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन होगा? एक तो इंडिया ही होगा और बराबर में उसको टक्कर देने के लिए चाइना खड़ा रहे। तो कोई ऐसा भी दुनिया में मुल्क आएगा जो सुपर पावर बनेगा इंडिया के अलावा? नहीं, काफ़ी देशों के नाम तो हट ही जाएंगे, वो आपको नक्शे पे भी दिखाई नहीं देंगे। नक्शे पे नहीं दिखाएंगे मतलब खत्म ही हो जाएंगे वो देश। बहुत सारे। कोई एक देश जो खत्म हो रहा है? बहुत छोटे छोटे देश होंगे जो खत्म हो जाएंगे। कोई एक देश का नाम लेंगी आप? नहीं। कौन सी गलतियां इंसान की किस्मत खराब कर सकती हैं? किसी का अपमान करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी व्यक्ति के साथ धोखा करना, और सबसे बड़ी बात, आप जब भी अपने नैतिक मूल्यों को ख़त्म करके, अपने अंदर के इंसान को ख़त्म करके आप राक्षस को जागृत कर लेंगे, आपका भाग्य ख़त्म हो जाएगा। सुबह उठ के सबसे पहला काम इंसान को क्या करे कि उसका किस्मत बना रहे? राम नाम। ठीक है। सुबह की शुरुआत जब भी आप राम जी के नाम से करेंगे, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपके ग्रह, आपका सब बहुत बेहतरीन रहेगा। तो सिर्फ राम राम करें? सिर्फ राम राम। कैसे लोगों को नज़र और बुरी ऊर्जा जल्दी प्रभावित करती? जिनके ऑरा बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ, भैरव बाबा का पाठ और माँ काली के मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल हो। हाँ। तो फिर आप यही बता दीजिए कि बुरी नज़र घर में ना आए तो क्या करें? बुरी नज़र अगर आप घर में नहीं लाना चाहते तो सबसे अच्छी चीज़ है, काले रंग की पोटली ले लीजिए, यानी कि काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी काली राई, 5 लौंग, थोड़ा सा कपूर, 5 काली मिर्च और साथ में 1 लघु नारियल, ये रखकर आप इसे काले रंग के धागे से बांधिए। हनुमान बाबा का 11 बार नाम स्मरण करिए, धूप बत्ती जलाइए, उसके ऊपर से इसे 8 बार घुमाइए और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। त्रिशला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत आभार।